नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भूमि क्लासेस। मैं शिवम एक बार फिर उपस्थित हूँ। बच्चों, हम यहाँ से आपके साथ डिस्कस चल रहा है हमारा संविधान को लेके और संविधान की प्रस्तावना को लेके। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था तुम्हारे साथ। ठीक है, प्रस्तावना का हमने जो पहला टॉपिक है, हाँ, यहाँ से प्रस्तावना शुरू की अपनी लास्ट टॉपिक में। और इससे पहले हम देख चुके हैं यहाँ पे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इसी चीज़ों को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तुम्हें भी बच्चों दायित्व बनेगा तुम्हारा भी कि तुम इस वीडियो को मैक्सिमम संख्या में शेयर करें। चलो भाई, देखो यहाँ से जैसे हाँ, हमने बात की थी यहाँ पे प्रस्तावना। प्रस्तावना कहाँ से आई, कैसे आई? तो प्रियम्बल तो मैंने बताया था कि जो पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। उसके अंदर कुछ काट छाट करने के बाद, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया और इसी के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी, है ना। इसके बाद मैंने बताया कि जो प्रस्तावना है इसका स्रोत है, स्रोत कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से ही क्यों लिया गया? क्योंकि सबसे प्राचीन लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। इसके बाद मैंने यहाँ से बताया आपको कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और इसके बाद हम बढ़े थे आगे, इसी क्रम में बढ़े थे कि यहाँ पे देखा हमने कि प्रस्तावना का पार्टीशन किया था, और पार्टीशन करने के बाद यहाँ पे देखा था हमने सबसे पहले सत्ता का स्रोत क्या है, सत्ता के स्रोत को लेकर बात की थी। इसके बाद सत्ता का स्वरूप कैसा है, सत्ता के स्वरूप को लेकर हमने डिस्कस किया तुम्हारे साथ। और नेक्स्ट यहाँ पे बताया आपको सत्ता का उद्देश्य क्या है, ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर आपके साथ डिस्कस चल रहा था हमारा। और जब हमने सत्ता के स्रोत को लेकर बात की थी आपके साथ, तो हमने बताया आपको कि जो सत्ता का स्रोत है वो किस में है? जनता में। सत्ता का स्रोत किस में बताया गया? जनता में, ठीक है। और जनता में यहाँ पे क्या बताया था? लोक प्रभुता, लोक प्रभुता, ठीक है। हम सत्ता के स्रोत को लोक प्रभुता भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? तो ये मैंने बताया आपको कि ये जो लोक प्रभुता शब्द है, लोक प्रभुता शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है इसके अंदर लोक, ठीक है, दूसरा क्या है? प्रभुता। लोक का मतलब क्या है? पब्लिक, ठीक है। और प्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्चता, सर्वोच्चता, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा शब्द है ये जहां पर पब्लिक की सर्वोच्चता होगी, ठीक है, जहां सभी डिसीजन पब्लिक के द्वारा ही ले जाएंगे, तो उसको क्या बोला गया? लोक प्रभुता। लेकिन भारतीय संविधान में लोक प्रभुता शब्द के स्थान पर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? जनता, ठीक है। क्योंकि जब प्रस्तावना की शुरुआत होती है तो प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है? हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना की स्टार्टिंग कहां से होती है, तो कहां से होती है? हम भारत के लोग, ठीक है। और इसकी जो हैप्पी एंडिंग होगी प्रस्तावना की वो तीन शब्दों से होगी। पहला क्या हो गया? अंगीकृत। दूसरा क्या होता है? अध्यारोपित, अध्यारोपित, ठीक है। एक सेकंड, अध्यारोपित नहीं बोलेंगे इसे हम, अधिनियमित, अधिनियमित, अधिनियमित। और एक हो जाएगा आपका आत्म अर्पित, आत्म अर्पित। इन तीन शब्दों से यहाँ पे प्रस्तावना की क्या होती है? एंडिंग होती है। और जबकि प्रस्तावना की शुरुआत हो रही है वो कहाँ से हो रही है? हम भारत के लोग से। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम लोक प्रभुता क्यों बोलते हैं यहाँ पे? तो कहने का मतलब है जी, अंगीकृत को जब बात करेंगे तो अंगीकार को क्या बोलेंगे? स्वीकार, स्वीकार करना। कहने का मतलब ये है कि हम भारत के लोग जो बीच में प्रस्तावना की चीज़ें दी गई हैं हम उनको क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। दूसरा यहाँ पे अधिनियमित का मतलब करते हैं, यहाँ पे इसको लागू करते हैं, लागू करना, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो? देश को देना, देश को समर्पित करना या जनता को समर्पित करना। तो कहने का मतलब जितने भी शब्द दिए गए हैं उन सब चीज़ के विषय में जो बता रहे हैं वो सब कौन बताने हैं? हम भारत के लोग। तो इसलिए यहाँ पे बताया था कि लोक प्रभुता को ही माना गया, लेकिन भारतीय संविधान में लोक प्रभुता के स्थान पर क्या है? जनता। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि यहाँ पे एक संविधान वेता हुए हैं जिनका नाम है केसी वियर, केसी वियर। केसी वियर क्या कहते हैं कि जो प्रस्तावना के अंदर, भारतीय प्रस्तावना के अंदर जो लोक प्रभुता है उसको एक भ्रम बताते ही है। और भ्रम क्यों बताया था? तो मैंने बता दिया था कि भ्रम बताने का कारण ये है, वही जब संविधान सभा बनी तो ये कहते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर न होकर वो कैसा हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। तो इन सब चीज़ों को हमने देख लिया था। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ हम देखेंगे आज सत्ता का स्वरूप कैसा है,
सत्ता का स्वरूप कैसा है, और प्रस्तावना का आज कोशिश की जाएगी कि प्रस्तावना को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ, जो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना आ जाए। तो प्रस्तावना सत्ता के स्वरूप की हम बात करें तो सत्ता का स्वरूप क्या है, तो सबसे पहले यहां पे आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद यहां पे आएगा समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी के बाद नेक्स्ट यहां से पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष के बाद लोकतंत्रात्मक, ठीक है, और अंत में आएगा आपका गणराज्य, अंत में आएगा गणराज्य। और जब यहां पे हम बात करें सत्ता का उद्देश्य क्या है, तो पहले यहां पे न्याय की बात की गई है, दूसरा यहां पे स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता के बाद यहां पे समानता को लेकर डिस्कस हुआ है, समानता के बाद यहां पे एकता और अखंडता, एक सेकंड, समानता के बाद व्यक्ति की गरिमा, गरिमा के बाद एकता अखंडता एवं अखंडता, और इसके बाद नेक्स्ट यहां पे लास्ट में होगा बंधुता, ठीक है। तो ये सभी क्या है, प्रस्तावना के उद्देश्य हैं, और इन्हीं को लागू करने के लिए आगे जाके जो हमारे मौलिक अधिकार होंगे, मौलिक अधिकार के साथ साथ जो हमारा डीपीएसपी है, उन सब में इन्हीं को ही व्याख्यायित किया गया है। और इसलिए हमने पहले जो स्टार्टिंग की है वो किसकी की है, प्रस्तावना को लेकर आपके साथ डिस्कस किया है स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर एक एक टॉपिक करके हम चलेंगे। तो देखेंगे आज हम क्या कर देखेंगे, सत्ता का स्वरूप क्या है, सत्ता किसे कहेंगे, और इसके अंदर ये जो शब्द आए हुए हैं, इन शब्द का एक एक का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे, इसके बाद तो पहला जो शब्द यहाँ पे दिया गया है वो क्या है, संप्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यहाँ पे शब्द दिया गया है। तो इसको लेके हम डिस्कस करते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है, एक एक शब्द का मैं आपको मतलब बता दूं यहाँ पे। तो बच्चों देखो यहाँ पे जैसे ये शब्द आया है संप्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसका तात्पर्य क्या है, तो कहने का मतलब ये है, ये बताते हैं आपको कि जो भारत है, या मतलब संपूर्ण प्रभुत्व किसे कहेंगे हम, एक ऐसे देश को हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहेंगे जो अपने सभी मामलों में स्वतंत्र हो, जो अपने सभी मामलों में स्वतंत्र हो। और ये सभी मामले कौन से हो सकते हैं, सभी मामलों में स्वतंत्र, मामलों में स्वतंत्र, ठीक है। जो देश से सभी मामलों में स्वतंत्र होगा अपने, उसको क्या बोला जाता है, संप्रभुत्व संपन्न। तो दो मामले यहां पे विशेष कर निकल के आएंगे, एक होगा आंतरिक और दूसरा कौन सा होगा, बाह्य, ठीक है। तो इस प्रकार के सभी निर्णय लेने में या सभी मामलों में क्या होगा, जो देश स्वतंत्र होता है उसी को ही क्या बोला जाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। अब आंतरिक मामले कैसे हैं, जैसे आंतरिक मामलों में तीन ही मुद्दे निकल के वैसे आएंगे सामने, एक हो गया आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, ठीक है। तो जो अपने आर्थिक निर्णय लेने में स्वतंत्र है, जो अपने यहाँ से राजनीतिक निर्णय लेने में स्वतंत्र है, और इसी के साथ साथ जो अपने सामाजिक निर्णय लेने में स्वतंत्र है, ऐसे देश को हम क्या बोलेंगे, ऐसे देश को बोला जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। इतना क्लियर होगा। अब बाह्य निर्णय की हम बात करें, बाह्य निर्णय क्या है, तो बाह्य निर्णय भी क्या होगा, जैसे हम हमारे साथ किस देश की मित्रता होगी, कौन सा देश हमारा मित्र होगा, किसके साथ हमने व्यापार करना है, तो इस प्रकार की जो यहाँ से कंडीशन होगी वो क्या होगा, बाह्य निर्णय। तो बस आप लोगों को इतना समझना है, ये आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है, मैं इसको बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश से मतलब क्या होता है, एक ऐसा देश जो अब अपने सभी आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र होगा, उस देश को हम क्या बोलेंगे, प्रभुत्व संपन्न देश। तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जब हम बात करते हैं यहाँ पे समाजवादी की, तो ये जो समाजवादी है, ये समाजवादी शब्द क्या है, तो समाजवादी का मतलब क्या है, ये एक प्रकार की विचारधारा है। जो समाजवादी शब्द है ये क्या है, एक प्रकार की विचारधारा है, और इस विचारधारा में क्या है,
सभी को समानता की ये बात करती है, सभी को समानता। कहने का मतलब ये है, ये जो समाजवादी शब्द है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रस्तावना के समाजवाद की, तो जो प्रस्तावना का समाजवाद है ये क्या कहता है कि जो देश के संसाधन हैं, जो देश के संसाधन हैं वो किसी विशेष वर्ग के हाथों में ना हो, हाथों में न हो, ठीक है, बल्कि क्या होना चाहिए, उनका बंटवारा होना चाहिए, किसी विशेष वर्ग के हाथों में वो नहीं होने चाहिए। ऐसी व्यवस्था को ही, ऐसी विचारधारा को क्या बोला जाता है, समाजवादी। लेकिन जब हम प्रस्तावना के समाजवाद की बात करते हैं तो प्रस्तावना का समाजवाद क्या कहता है, प्रस्तावना का समाजवाद क्या कहता है, और इस प्रस्तावना के समाजवाद की जो परिभाषा डिक्लेयर की है वो की है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1982 में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तावना के समाजवाद की डिक्लेयर किया गया 1982 में। और 1982 में एक केस था जिसे हम बोलेंगे डीएस नकारा केस, नकारा केस, ठीक है। तो इस डीएस नकारा केस में 1982 में प्रस्तावना के समाजवाद को परिभाषित किया गया था। अब ये प्रस्तावना के समाजवाद को किस प्रकार से परिभाषित किया गया इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस केस में कि जो प्रस्तावना का समाजवाद है, ठीक है, वो क्या कहता है कि देश के संसाधनों का सभी के हित में उसका उपयोग होना चाहिए, सभी तक पहुंच होनी चाहिए। इसके बाद जीवन स्तर की समानता की बात करता है, 3 शब्द बोले गए, संसाधनों का समाजीकरण, समाजीकरण, ठीक है। तो पहला शब्द क्या है डीएस नकारा केस में कि संसाधनों का क्या होना चाहिए, समाजीकरण। वही है जो मैंने बताया आप लोगों को कि किसी विशेष वर्ग के हाथ में नहीं होने चाहिए ये। दूसरा यहां पे क्या बताया गया, जीवन स्तर की समानता की बात करता है, ये जीवन स्तर की समानता की बात करता है। और इसके बाद जो तीसरा शब्द यहां पे है वो क्या है, गरीब एवं निर्धन की संसाधन तक पहुंच, ठीक है। तो ये 3 शब्द यहां पे बताए गए थे डीएस नकारा केस में, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि ये है भारतीय प्रस्तावना का समाजवाद, कि जिसके अंदर संसाधनों का समाजीकरण की भावना निहित हो, जिसके अंदर जीवन स्तर की समानता निहित हो, और जो गरीब एवं वंचित वर्ग को, या निर्धन के स्थान पर वंचित वर्ग चाहे लिख लें आप, वंचित वर्ग, वंचित वर्ग की संसाधन तक पहुंच की बात करता है। तो ये क्या है, प्रस्तावना का समाजवाद है। तो हमने समाजवाद शब्द को भी देख लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे व्यवहारिक रूप में, तो समाजवाद की, ये समाजवाद भी अलग अलग प्रकार का है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे लेनिन का समाजवाद है, ठीक है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, तो उस पर हमें नहीं जाना, हमें केवल प्रस्तावना के समाजवाद को लेकर बात करनी है, जिसकी व्याख्या 1982 में डीएस नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष को हम क्या बोलते हैं, सेकुलर, सेकुलरिज्म बोलेंगे इसे, पंथ निरपेक्ष को। अब ये सेकुलर का मतलब क्या होता है, तो पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से, एक ऐसे राज्य से है, राज्य से है जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष किसे कहेंगे, तो एक ऐसा देश या एक ऐसा राज्य है, एक ऐसे राज्य से, राज्य से मतलब है यहाँ पे देश से है, तो एक ऐसे देश से है जिसका कोई भी राजकीय धर्म ना हो। राजकीय धर्म का मतलब होता है कि जो किसी विशेष धर्म को सपोर्ट करने वाला ना हो, ठीक है, और जिसके अंदर क्या हो, सभी व्यक्ति समान होने चाहिए, किसी के अंदर कोई भेदभाव ना हो, चाहे, और सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म को स्वीकार कर ले, उनके मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करने का। तो ऐसी स्थिति को क्या बोला, ऐसे शब्द को क्या बोलेगा, पंथ निरपेक्ष,
ठीक है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन आता है कि यहाँ कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि सर यहाँ पे इसको पंथ निरपेक्ष को सही मानेंगे या फिर धर्म निरपेक्ष को सही मानेंगे, सब तो दोनों ही आते हैं। तो इसमें जो सटीक आंसर मिलेगा वो आपको क्या होगा, पंथ निरपेक्ष इज राइट आंसर होगा। ठीक है, और यही शब्द जोड़ा गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था, ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर जनता का शासन हो। किसका शासन हो, जनता का शासन हो। और ये शब्द अब्राहम लिंकन ने बोला भी था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने बताया था कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, तो एक ऐसा शासन कहेंगे जिसमें जनता के द्वारा, जो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, लोकतंत्रात्मक। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, ये हो गया। लेकिन जब हम यहाँ से लोकतंत्र को यहाँ से डिटेल से डिफाइन करेंगे तो उसमें लोकतंत्र भी दो प्रकार का होगा। एक होगा, यहाँ से हम बात करो, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, ठीक है, और एक होगा यहाँ पे एक लोकतंत्र कैसा होगा, एकात्मक लोकतंत्र भी होता है। तो ये सब यहाँ पे बात करेंगे जब हम इसको डिटेल से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे गणराज्य। गणराज्य की क्या, गणराज्य का मतलब क्या है और भारत गणराज्य कब बना। ठीक है, तो जब भारतीय गणराज्य की बात करूं तो भारत 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना, रिपब्लिक बना। ठीक है, तो गणराज्य का मतलब होगा कि यहाँ पे जो शासन, यहाँ से जो राज्य के प्रमुख है या राज्य अध्यक्ष है, या कहूँ राज्य प्रमुख का पद वंशानुगत नहीं होगा, नहीं होता। ठीक है, राज्य प्रमुख एक होता है, राज्य प्रमुख एक होता है राज्य अध्यक्ष, तो इसको राज्य अध्यक्ष भी हम कहेंगे तो सही रहेगा। राज्य अध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर जो देश को चलाने वाला है या जिसके नाम से देश के शासन को चलाया जा रहा है, ठीक है, तो उसका पद क्या होगा, वंशानुगत नहीं होगा। ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है, गणराज्य। और भारत गणराज्य कब बना, तो ये बना है भारत 26 जनवरी 1950 को। या ऐसे समझो, दो शब्द से मैं आपको रूबरू करा दूं। दो शब्द हैं, एक होता है शासनाध्यक्ष, एक होता है राष्ट्राध्यक्ष। एक होगा यहां पे राष्ट्राध्यक्ष और एक हो जाएगा आपका शासनाध्यक्ष, शासनाध्यक्ष। ठीक है, या इसको ही हम राज्य अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ देश से है। तो जब राज्य अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का। या हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते होंगे जिसके नाम से किए जाते हैं उसको क्या बोले जाते हैं, राष्ट्राध्यक्ष। और ये भारत में किसको दिया गया पद है, राष्ट्रपति को। तो वही यहाँ पे बताया गया गणराज्य में कि हम किसे बोलेंगे, यहाँ पे गणराज्य का मतलब है कि जहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष का पद क्या हो, वंशानुगत ना हो। वंशानुगत का मतलब ये है कि जैसे बाप के बाद उसका बेटा क्या बनेगा, वहाँ का शासक बनेगा। एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ, ब्रिटेन की मैं बात करूँ तो ब्रिटेन का आपको ये पता होगा कि महारानी एलिजाबेथ के बाद जो नेक्स्ट बनेगा वो कौन बनेगा, चार्ल्स सेकंड बनेगा, क्योंकि पहले से ही डिक्लेयर है, क्योंकि उसका बड़ा पुत्र ही बनता है। जबकि हम ये नहीं कह सकते कि भारत में वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो रामनाथ कोविंद है। अगर मैं कहूं कि रामनाथ कोविंद के बाद कौन राष्ट्रपति बनेगा, तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि पद वंशानुगत नहीं है। इसी को ही बोला जाता है गणराज्य। क्लियर हो गया होगा आपका ये। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया कि यहाँ पे सत्ता का स्वरूप कैसा है। अब इसके बाद हम बात बढ़ते हैं दूसरे नेक्स्ट की टॉपिक की ओर, सत्ता के उद्देश्य की ओर। नेक्स्ट सत्ता का उद्देश्य क्या है, इसकी ओर हम बढ़ेंगे। और यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, विशेष प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। चलो भाई, अब देखो सत्ता का उद्देश्य क्या है। तो नेक्स्ट है सत्ता का उद्देश्य। तो जब उद्देश्य की बात करें यहां पे, तो पहला शब्द यहां पे क्या आया, न्याय। ठीक है, न्याय के बाद यहां पे आएगा
स्वतंत्रता, नेक्स्ट समानता, समानता के बाद व्यक्ति की गरिमा, एकता अखंडता एवं अखंडता, और इसके बाद जो नेक्स्ट शब्द है वो आता है बंधुता। क्या आएगा? बंधुता। ठीक है, तो ये सब क्या है? संविधान के उद्देश्य, प्रस्तावना के उद्देश्य में दिए गए हैं। सत्ता का उद्देश्य क्या है? तो अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पर लोग ध्यान से सुनो, जो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? तो सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि जो भारतीय प्रस्तावना है इसके अंदर कितने प्रकार के न्याय को लेकर बात की गई है, कितने प्रकार का न्याय है प्रस्तावना के अंदर। तो जब यहाँ से प्रस्तावना के अंदर हम न्याय की बात करते हैं तो यहाँ पे जो न्याय है वो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। और 3 प्रकार कौन से हैं? तो एक तो हो गया सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है? तो कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ठीक है, अब ये किस प्रकार का? तो जब से मैं बात करूं यहाँ पे सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि सभी को समान होना चाहिए। ठीक है, किसी भी कोई भी यहाँ पे किसी के मध्य कोई भेदभाव ना हो। जैसे अभी बताया गया था कि यहाँ पे संसाधनों के अंदर समानता होनी चाहिए, यहाँ पे गरीब एवं जो निर्धन वर्ग है उसके लिए संसाधन सुनिश्चित होने चाहिए। तो इसी प्रकार की व्यवस्था करता है कौन सा? भारतीय यहाँ पे जो न्याय है प्रस्तावना के अंदर। ठीक है, इसके बाद दूसरा है यहाँ पे आर्थिक न्याय। क्या है? आर्थिक न्याय का मतलब सभी के पास पैसा होना चाहिए, सभी को पैसा मिलना चाहिए, वहाँ पे संसाधन मिलने चाहिए। तो ऐसा क्या होगा? आर्थिक न्याय होगा। इसके बाद राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी को जो अपने प्रतिनिधि हैं उनको चुनने का अधिकार होना चाहिए, अर्थात तो वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो इस प्रकार के न्याय की बात करता है कौन? यहाँ से प्रस्तावना। नेक्स्ट जब हम बात करें यहाँ पे स्वतंत्रता का उद्देश्य, यहाँ पे स्वतंत्रता में कितने प्रकार की है? तो प्रस्तावना के अंदर जो स्वतंत्रता है वो कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला हो गया विचार, इधर मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। पहला जो है यहाँ पे स्वतंत्रता में, पहला हो गया विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। उपासना, ठीक है भाई। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है किसके अंदर? प्रस्तावना के अंदर। यही तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना कितने प्रकार की स्वतंत्रता को डिफाइन करती है? तो 5 प्रकार। पहला क्या हो गया? यहाँ से विचार हो गया। विचार के बाद अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता को भी डिफाइन करता है। ठीक है, इसके बाद जब बात करें समानता कितने प्रकार की है? तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा एवं अवसर। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, ये 2 प्रकार की समानता की भी बात की जा रही है यहाँ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है और कितने प्रकार की समानता है। ठीक है, और ये भी पूछता है कि कौन सी स्वतंत्रता या कौन सा न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित नहीं है। ठीक है, तो ये सब उद्देश्य है। अब एक एक शब्द का मैं आपको मतलब बता दूं यहाँ पे। जैसे ये है व्यक्ति की गरिमा। गरिमा का मतलब क्या होता है? डिग्निटी। डिग्निटी कहने का मतलब ये है कि सभी व्यक्ति को एक गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद एकता क्या है? एकता का मतलब होता है यूनिटी, और अखंडता का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी। तो सभी को कैसे कहता है कि एकता और अखंडता के साथ रहेंगे। और बंधुता का मतलब है भाईचारा। तो भाईचारा बनाने की बात भी करती है कौन? भारतीय प्रस्तावना। तो इस प्रकार का उद्देश्य है किसका? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का। ठीक है, तो हमने एक एक शब्द को अपने को क्लियर कर लिया कि क्या क्या व्याख्या करती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब इसी चीज को लेकर हम आगे देखेंगे, और यहाँ पे हम बात करते हैं प्रस्तावना को लेकर इसके कुछ आलोचकों की, कि प्रस्तावना इसको क्या क्या किस किस प्रकार से इसकी आलोचना की गई है प्रस्तावना की।
नेक्स्ट क्या है? प्रस्तावना की आलोचना। आलोचना, ठीक है। अब यहां पे जो कुछ संविधानवेता है, जो कुछ राजनीतिक है, वो क्या करते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आलोचना करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं। और क्यों करते हैं? तो यहाँ पे जो आलोचक है उन्होंने प्रस्तावना को क्या बोला, तो यहाँ पे मैं बताऊं, तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रस्तावना एक दंत विहीन व्याघ्र है। प्रस्तावना क्या है? एक दंत विहीन व्याघ्र से करते हैं इसकी, जिसके वो हम बोलते हैं टिथलेस टाइगर। टिथलेस टाइगर, ठीक है। तो कुछ आलोचक हैं जो प्रस्तावना का जो कंपेयर करते हैं, कैसे करते हैं? टिथलेस टाइगर से, या क्या कहें इसको, एक दंत विहीन व्याघ्र, व्याघ्र से करते हैं। तो ऐसा करने का इनका उद्देश्य क्या है? व्याघ्र को अगर मैं बात करूं तो व्याघ्र क्या है? तो व्याघ्र बोला जाता है बाघ को, या शेर को कह सकते हैं, शेर को, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट इन्होंने देखा कि ये भारतीय प्रस्तावना को एक दंतहीन व्याघ्र बोल दिया? व्याघ्र, दंत मतलब दंतहीन, जिसके एक ऐसा शेर से करते हैं जिसके अंदर कोई दांत ना हो लेकिन फिर भी शेर है वो, ठीक है। तो ऐसा करने का इनका कारण क्या है, क्या उद्देश्य रहा होगा? तो एक बार इसका जब हम विश्लेषण करेंगे तो इसका उद्देश्य इनका ये है कि प्रस्तावना के अंदर विभिन्न प्रकार की चीजें सम्मिलित हैं। जैसे यहाँ पे न्याय की बात भी की गई है, न्याय, ठीक है। यहाँ पे समानता की, स्वतंत्रता की बात भी की गई है, ठीक है। समानता की बात भी की गई है, व्यक्ति की गरिमा की बात भी की गई है, ठीक है। एकता अखंडता एकता अखंडता को लेकर भी यहाँ पे डिस्कस है। लेकिन साथ ही साथ यदि इस प्रकार की चीज़ें लागू ना हो, जैसे मान लो न्याय की बात की गई है, यहाँ पे क्या है? न्याय में जैसे सामाजिक न्याय है, और सामाजिक न्याय का मतलब सभी को समाज में एक स्थान मिलना चाहिए। आर्थिक में क्या है? देश के संसाधनों का सभी तक क्या होना चाहिए? बंटवारा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आलोचक हैं ये कहते हैं कि ये इतनी सारी चीज़ें तो प्रस्तावना में बता दी, लेकिन ये लागू कैसे होंगी? ये लागू कैसे होंगे? तो कहने का मतलब ये है कि प्रस्तावना के अंदर ये जो सब चीज़ें दी गई हैं, तो इनको लागू कराने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या सरकार को बाधित नहीं किया जा सकता। सरकार को बाधित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यदि ये लागू हो या ना हो तो सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को लागू बाधित नहीं किया जा सकता। या हम कह सकते हैं कि इनको लागू करवाने के लिए वी आर नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड देन हाई कोर्ट, ठीक है। ना तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ना ही हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो कुछ आलोचक हैं उन्होंने इसलिए इसकी व्याख्या कर दी, एक दंत विहीन व्याघ्र से कर दी, ठीक है। तो शायद मुझे आशा है कि ये चीजें आप लोगों के क्लियर हो चुकी होंगी कि क्यों इसके दंतहीन व्याघ्र से इसकी कंपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को डिफाइन कर दूं कि जो लोग इस प्रकार से एक दंतविहीन व्याघ्र से तुलना करते हैं, कि शायद वो भूल गए हैं कि प्रस्तावना की आलोचना के साथ साथ इसकी कुछ यहाँ पे विशेषताएं भी हैं। और जब प्रस्तावना की विशेषताओं की मैं बात करूं तो क्या क्या प्रस्तावना की विशेषता है? प्रस्तावना की विशेषता क्या है? प्रस्तावना की विशेषता, विशेषता क्या है प्रस्तावना की? तो विशेषता की जब बात करें तो पहला मैं आपको बता दूं, यहां पे प्रस्तावना को भारत का दर्शन कहा जाता है, भारतीय संविधान का दर्शन, संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का दर्शन भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आए कि भारतीय संविधान का दर्शन किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान का दर्शन क्या है? आपकी प्रस्तावना। संविधान का दर्शन आपकी प्रस्तावना है, ठीक है। अब ये प्रस्तावना के साथ साथ और भारत का दर्शन कहां कहां पे मिलेगा? तो मौलिक अधिकार में भी मिलेगा, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बाद डीपीएसपी, डीपीएसपी के बाद मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य,
ठीक है। तो इन सब में छिपा हुआ है किसका? भारतीय संविधान का दर्शन। तो आलोचकों को यह भी चीजें याद रखनी चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना की कुछ विशेषता भी है, और विशेषता में पहले क्या है? संविधान का दर्शन इसमें पाया जाता है। और इसके साथ साथ जो दर्शन है वो मौलिक अधिकार भी है, डीपीएसपी भी है, और मौलिक कर्तव्य भी है। तो मुझे लग रहा है कि शायद वीडियो देखोगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। दूसरा यहाँ पे और कुछ वर्डिंग है प्रस्तावना को लेकर। वर्डिंग क्या है? तो जैसे पहले मैं बात करूं, एक व्यक्ति है जिनका नाम है, व्यक्ति थे के.एम. मुंशी। ठीक है। हालांकि जब प्रारूप समिति बनी उसमें भी ये सदस्य के रूप में शामिल थे के.एम. मुंशी। तो पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। अब कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी प्रस्तावना की विशेषता बताते हुए किस प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं? तो प्रस्तावना की व्याख्या बताते हुए क्या कहते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की क्या है? राजनीतिक जन्म कुंडली है। राजनीतिक जन्म कुंडली। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछने की संभावना रखता है कि किस व्यक्ति ने कहा है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है। ठीक है। तो इस प्रकार का जो शब्द बोला गया वो किसके द्वारा बोला गया? ठीक है, किसके द्वारा बोला गया? के.एम. मुंशी के द्वारा। के.एम. मुंशी बोलते हैं राजनीतिक जन्म कुंडली बोला है, या जन्म कुंडली ना आएगा तो कुंडली के स्थान पर जन्म पत्री आ जाएगा, पत्री पूछ लेगा। तो कहने का मतलब ये है, इसमें बताया गया है कि यदि हमने भारतीय संविधान को देखना है, या भारतीय संविधान के स्थान पर अगर भारत के हमने राजनीति के विषय में पता लगाना है तो हम पता लगा सकते हैं किससे? प्रस्तावना से। ठीक है, क्योंकि इसको क्या बोला गया? जन्म कुंडली बोला गया। ठीक है। अब आगे बढ़ो, दूसरे व्यक्ति की मैं बात करता हूं। एक है ननी पालकीवाला। ननी पालकीवाला, ननी पालकीवाला। ननी पालकीवाला ने क्या बोला भाई? भारतीय संविधान को, प्रस्तावना को ये बोलते हैं संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र, परिचय पत्र। ठीक है। तो एक क्वेश्चन यह भी आपका बनेगा कि भारतीय प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बोलने वाले व्यक्ति कौन है? तो किसने बोला परिचय पत्र? तो ये बोला ननी पालकी वाला ने। परिचय पत्र का मतलब होता है आइडेंटिटी, होता है आइडेंटिटी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी व्यक्ति के विषय में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसकी आइडेंटिटी पूछेंगे, और आइडेंटिटी से ही उसके विषय में जान लेंगे कि ये फलाना चिलाना व्यक्ति कौन है, इसके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि यदि भारत के विषय में जानना है तो कुछ मत देखो, केवल और केवल क्या देखना है? प्रस्तावना को देखना है आप लोगों को। और प्रस्तावना से ही पता चल जाएगा कि भारत में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की है, भारत एक कैसा देश है। तो इस प्रकार की सभी व्याख्याएं किसमें मिल जाएंगी आपको? यहां से प्रस्तावना में। ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ो, नेक्स्ट और व्यक्ति भी हैं जो प्रस्तावना की विशेषता बताते हैं। और इसमें जो नेक्स्ट व्यक्ति है वो कौन है? गजेंद्र गढ़कर है एक व्यक्ति, गजेंद्र गढ़कर। गजेंद्र गढ़कर। अब ये गजेंद्र गढ़कर ने क्या बोला? इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। मस्तिष्क को जानने की कुंजी है, कुंजी है। ठीक है। तो यहां से आएगा क्वेश्चन कि किसने बोला था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है? कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में संविधान निर्माण करते हुए किस प्रकार की क्या मतलब व्याख्या चल रही है। तो उस सब को विषय में अगर जानना है तो पहले प्रस्तावना को जान लेना चाहिए। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि कुंजी किसने कहा है? कुंजी, प्रस्तावना को कुंजी कहने वाले कौन है? तो वो कौन थे? गजेंद्र गढ़कर। गजेंद्र गढ़कर। ठीक है। और ये वही गजेंद्र गढ़कर हैं जिन्होंने बेरुवाड़ी मामला देखा था, आगे बताऊंगा मैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे एक व्यक्ति और है, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव। अब ठाकुरदास भार्गव क्या कहते हैं? ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।
संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से आपके बनेंगे प्रस्तावना को लेकर। क्वेश्चन क्या, ठाकुरदास भार्गव कहते हैं प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है। ठीक है, सोइल के रूप में जानते हैं कौन, यहाँ से ठाकुरदास भार्गव। और ये कहते हैं कि यदि ये एक जैसे किसी मनुष्य के शरीर से आत्मा को अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर बेजान हो जाता, बेकार हो, बिल्कुल डेड हो जाता है। ऐसे ही यदि प्रस्तावना को संविधान से निकाल दिया जाए तो भारतीय संविधान का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए ठाकुरदास भार्गव ने क्या बोला, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को लेके यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के साथ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आता है कि किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा गया है, आत्मा कहा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है। तो जब ये क्वेश्चन आए, अगर बात करें वो आर्टिकल को लेके, तो आर्टिकल यहाँ पे 32 है, आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 को ही क्या बोला गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, तो किसने कहा ये, तो इसको कहने वाले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने आर्टिकल 32 को क्या बोला, संविधान की आत्मा के रूप में इन्हें जाना। ठीक है, तो चलो भाई, तो ये चीज भी आपकी क्लियर होगी। अब इसके बाद एक चीज और देख लें हम, जहां से क्वेश्चन आपका लगेगा, और क्वेश्चन वो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। और दूसरा है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, दो क्वेश्चन है यहां से। पहला कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, और दूसरा क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो दो शब्द हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब इस प्रकार की हम व्याख्या करते हैं, जब इस प्रकार के प्रश्नों को हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या स्थिति है। तो एक है आर्टिकल संविधान का 368, आर्टिकल 368, और आर्टिकल 368 में क्या डिफाइन किया गया है कि संविधान के सभी भागों में या अंगों में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या कहता है आर्टिकल 368 की संसद संविधान के सभी अंगों में संशोधन कर सकती है। अब पहले तो यह हमें देखना पड़ेगा कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, और यदि अंग होगा तो यह क्वेश्चन हमें मिल जाएगा, तो संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि जब आर्टिकल 368 कहता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो यह हमें पहले देखना है। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के केस से, सुप्रीम कोर्ट के केस से। और सुप्रीम कोर्ट का जो पहला केस आया इसको लेकर, वो कौन सा केस था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, और इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो जो पहला केस आया सुप्रीम कोर्ट का, वो कौन सा केस था, बेरूबाड़ी, बेरूबाड़ी केस 1960, बेरूबाड़ी केस 1960 में आया ये। ठीक है, अब इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जांच पड़ताल की, व्याख्यान किया अपना, और अंत में यह बोल दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि किस केस में बोला गया पहला कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो कौन सा था, बेरूबाड़ी केस।
ठीक है, इसमें स्पष्ट मना कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अब आगे चलें, तो जब यहां से कह दिया कि संविधान का अंग नहीं है, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो हमने अपने आप ही मिल गया कि संशोधन भी नहीं किया जा सकता, संशोधन भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद फिर 1973, और 1973 में एक केस आया जिसे बोला गया केशवानंद भारती केस, और अपने आप में बहुत ही काम का है केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य, केरल राज्य। ठीक है भाई, तो 1973 में केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य आया। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फिर वही 2% है कि अंग है, यस एंड नो में आंसर है, अंग है या नहीं है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या रहा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या रहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, यस। क्या बोला, यस, संविधान का अंग है। ठीक है, और जब संविधान का अंग है तो यहां से ही हमारी क्लियर हो जाएगा कि जब संविधान का अंग है तो अंग होने पर आर्टिकल 368 क्या कहता है कि प्रत्येक अंग में, प्रत्येक भाग में संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, अंग होने पर प्रत्येक भाग में संशोधन भी किया जा सकता है। तो इसलिए क्या बोला गया केशवानंद भारती वाले केस में कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक नया शब्द दे दिया, और वो क्या था, मूल ढांचा। क्या दे दिया, मूल ढांचा। मूल ढांचा का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर, अर्थात बोला गया कि जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर कोई पाई जाती है, तो उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। इसके बाद फिर 1980 में एक केस आया, 1980 में मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल्स केस, केस 1980 में आया ये। इसमें भी बोला प्रस्तावना संविधान का अंग है, यस, और संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें मूल ढांचे की व्याख्या भी की गई थी इस केस में। ठीक है, तो जब हमें दिखाई दिया यहाँ पे कि बेरुवाड़ी केस में मना कर दिया संविधान का अंग नहीं है, केशवानंद भारती में यस कर दिया संविधान का अंग है, और यहाँ पे 1980 मिनर्वा मिल केस में भी क्या कर दिया, संविधान का अंग है, तो इसी के आधार पर प्रस्तावना में पहली बार संशोधन भी किया गया। इसी के आधार पर प्रस्तावना में पहली बार संशोधन भी किया गया। और ये संशोधन कौन सा था, तो इसको हम बोलेंगे क्या, कौन सा संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ, और वो कौन सा संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, संशोधन 1976, 1976। ठीक है भाई, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन से थे, तो एक था यहां पे समाजवादी, सेकंड था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द था अखंडता, अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और किसके तहत संशोधन हुआ था, तो वो हमने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो ये हमने देख लिया कि प्रस्तावना के विषय में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे कि प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, तो अब तक मात्र 1 संशोधन हुआ है, मात्र 1 संशोधन, और वो भी कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन। तो मुझे लगा, अच्छा, आशा है कि शायद आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाते रहो, कॉपी पेन लेके बैठा करो क्लास में मेरी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोगों की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यदि यार चीज़ें आपको क्लियर होती हैं तो प्लीज़ कमेंट में अभी अपना लिख के भेज दिया करो, ताकि इससे मुझे थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि अभी कहाँ पे कमी है। ठीक है, तो चलो ठीक है भाई, अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। और अब हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो एक बार देखेंगे हम, अब यहाँ से शुरू करेंगे मौलिक अधिकारों से। ठीक है, मौलिक अधिकार से शुरू करेंगे, या संविधान के भाग 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, और संविधान को यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। चलो।
चलो भाई ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।